नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। ये सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके आविष्कार से हुई है। इसका कुछ विकल्प दिए हुए नीचे, सही विकल्प चुन के सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है भूरी वन मृदा, दूसरा है बिजली ज्वालामुखी चट्टान, तीसरा है ग्रेनाइट और शिस्ट, और चौथा है सेल और चूना पत्थर। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इसके साथ ही आज एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि भारत में सबसे ज़्यादा काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है, और यह कपास के लिए एक आदर्श मिट्टी मानी जाती है, और कपास सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन किया जाता है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सोनिया ने छोड़ी रायबरेली, राजस्थान से जाएंगी राज्यसभा। जयपुर में नामांकन के समय सोनिया के साथ थे राहुल और प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने सोनिया समेत घोषित किए राज्यसभा के चुनाव के 10 प्रत्याशी। अभिषेक सिंघवी हिमाचल व अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार के उम्मीदवार। माना को कर्नाटक से मौका, रेणुका चौधरी तेलंगाना से करेंगी वापसी। मध्य प्रदेश से अशोक सिंह व तेलंगाना से अनिल यादव को मिलेगा मौका। आपको बता दें, सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की नेता जो सोनिया गांधी है, वो आगामी जो आने वाले लोकसभा 2024 का चुनाव है उसमें वो दिखाई नहीं देंगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से उन्होंने अपनी लोकसभा की सीट छोड़ दी है। वह पहली बार संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की सदस्य होंगी। राज्यसभा की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है, और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसमें टोटल मेंबर 245 हैं। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, जिसमें जनता स्वयं भागीदार नहीं होती है। जनता द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं, MP होते हैं, वही इन्हें चुनते हैं। और इसमें जो 12 सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 238 जो सदस्य होते हैं राज्य तथा राज्य संघों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इससे भंग नहीं किया जा सकता, और यहाँ हर 2 वर्ष में चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। जिसे भी आप लोग याद रखिए। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये आपके करंट अफेयर से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग जरूर जानते रहिए। केंद्र हर समाधान के लिए तैयार। किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए कृषि मंत्री ने संवाद और सहयोग पर दिया जोर। कहा, प्रशासनिक कार्य तेजी से होंगे, लेकिन नए कानून को लेकर बहुत से मुद्दों पर करना होगा विचार। किसान नेताओं के साथ कई मंत्रियों की आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगी बैठक। आपको बता दें, जो ये किसान है इनकी मांग है कि जो MSP यानी जो फसलों की मूल्य है उसे कम से कम उचित दर पे सरकार खरीदे। उसी के लेकर ये कुछ विवाद चल रहे हैं, कुछ दंगे हो रहे हैं। उसी पे लेकर जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है और उन्हीं को लेकर जो किसान दल के नेता है उनसे कुछ बात करने के लिए विचार कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच मोदी ने किया आबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन। ये आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बन रहा है आबू धाबी मंदिर, ये पहला हिंदू मंदिर है, जिसे आप लोग जरूर ध्यान रखिए। हिंदू का पहला मंदिर जिसे का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। यूएई के राष्ट्रपति ने दिया धन्यवाद। कहा, 140 करोड़ भारतीयों का जीता दिल, जताई उम्मीद दुनिया के सांप्रदायिक सद्भाव और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा यह मंदिर। और आपके परीक्षा पॉइंट में से काफ़ी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो राम मंदिर बना है ये नागर शैली में बना है, जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जो ये आबू धाबी मंदिर का उद्घाटन हुआ है ये भी नागर शैली में ही बन रहा है, और ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। ई-बस चलाने का मकसद दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना है, LG। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 350 इलेक्ट्रॉनिक बसों को दिखाई हरी झंडी। CM केजरीवाल बोले, देश में सबसे अधिक ई-बसें चलाने वाला पहला राज्य बन गया है दिल्ली।
ई बस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वाहन को जान, ताकि दिल्ली में प्रदूषण कम हो सके। और आप लोग को पता ही होगा कि दिल्ली में इतना प्रदूषण होता है, यमुना इतनी प्रदूषित नदी है कि लोगों को सांस लेने में भी दुष्प्रभाव हो रहा है। एक प्रश्न मेरा आप लोग से यह है कि दिल्ली जो है वो कलकत्ता मतलब दिल्ली को कलकत्ता से स्थानांतरित करके कब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था, इसे आप लोग जरूर बताइए। और उस समय जो भारत के जो गवर्नर थे वो उस समय कौन थे, क्योंकि तो उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो उसे आप लोग बताइए कि उस समय जो भारत के शासक भारत में ब्रिटिश कौन शासक कर रहा था, और कब दिल्ली को कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली राजधानी बनाया गया था, जिससे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी को चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, बोले दुनिया भर में सरकार पर कम हुआ भरोसा, भारत ने बढ़ा। ऐसे कई ऐसे जो प्रधानमंत्री ने कहा, कई विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद सरकारों के प्रति आम जनता का भरोसा कम हुआ है, लेकिन भारत में हमने एकदम विपरीत अनुभव देखा है। बीते वर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया है। और ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, ये हर साल आपको पता ही होगा दुबई में आयोजित किया जाता है, जो सरकारों को भविष्य की चुनौती और इनके लिए अनुभव का साझा करने का एक प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म बन गया है। दुबई को बता ही दे कि आप लोग को जो गल्फ स्टेट है ना, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गल्फ स्टेट दुबई आपको पता है, जो ये पश्चिम एशिया का एक खाड़ी देश है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। दुबई की राजधानी आबू धाबी है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। कोविंद समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर शासकीय संघ किया मंथन, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष के शोध पत्र पर मांगे सुझाव, ओवैसी और गुजरात के चुनाव आयुक्त से भी की चर्चा। अब ये एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके बारे में अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी लें तो एक साथ चुनाव कराने का विशिष्ट विचार भारतीय चुनावी चक्र को उस इस तरह से संचालित करने को लेकर है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा को चुनाव एक साथ करने एक साथ हो और एक निश्चित समय के भीतर हो। हालांकि वर्ष 1967 में इसका अवधारणा के तहत चुनाव आयोजित भी किए जाते थे, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधानसभा लोकसभा के बार बार भंग होने के कारण यह अध्यक्ष जो अभ्यास था धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया। वर्तमान में केवल कुछ ही राज्य हैं जहां विधानसभा लोकसभा का चुनाव साथ में होता है, जिसमें से आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है और अरुणाचल है और उड़ीसा है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। और जो ये एक राष्ट्र एक चुनाव का जो अध्यक्ष है, ये किसके आपसे पूछ सकता है परीक्षा पॉइंट व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेगा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन जो चुनाव जो ये समिति बनी है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। वोटिंग स्याही में 5 सेकंड में ही बनेगा अमिट निशान। चुनाव में गड़बड़ी कराने वालों को रोकने के लिए स्याही की गुणवत्ता में किया गया सुधार, वोटर के हाथ में चिकनाई होने से पहले किया जाएगा साफ। ऐसा बहुत चुनाव में आप लोग को देखने को मिलेगा कि चुनाव में धोखाधड़ी, कि एक बार चुनाव में वोट दे के आए, जो स्याही थी उसको मिटा के गए, दूसरी बार चुनाव दे के आए, दूसरी बार वोट दे के आए। ऐसा होता था कि वो जो लोग अपने हाथ में जहाँ लगती थी इंक लगती थी, उसे स्याही जो लगती थी उस जगह में उन्होंने काफ़ी चिकनाई वाली चीज़ें लगा लेते थे ताकि वो जल्दी से मिट जाए। तो ऐसा इसे ना होने पर उन्हें चुनाव सुधार ने ऐसे सुधार किया है और उसमें और ज़्यादा गुणवत्ता के लिए शामिल किया है कि इसमें ताकि जल्दी से यह मिट ना सके। और ये 5 सेकंड में ही अपना नव निशान दे देगा ताकि जल्दी से मिटेगा ना। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं कि लोकसभा का होने वाला है चुनाव, तो उसी को लेकर चल रही हैं चर्चाएं। और हमने आप लोग का जो सीरीज चल रहा था चुनाव सुधार के बारे में, आज उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे सन 2000 बाद के जो चुनाव सुधार किए गए। कल हमने बात की थी चुनाव सुधार जो 2000 पहले से चुनाव सुधार किए गए थे। आज हम बात करेंगे चुनाव सुधार जो 2000 के बाद किए गए। तो आइए देखते हैं क्या क्या सुधार किए गए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है। और आप लोग इसे यूपीएससी की पॉइंट व्यू से देखें तो अगर PSIR जो सब्जेक्ट है आपका, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या क्या सुधार किए गए 2000 बाद के बाद चुनाव सुधार। तो सबसे पहला आता है एग्जिट पोल पर प्रतिबंध।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध कर दिया है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकता है। अब एग्जिट पोल का मतलब ये होता है कि मतलब रिजल्ट ना आने से पहले अनुमान लगाना कि कौन सी पार्टी का सरकार, मतलब कौन सी पार्टी को ज़्यादा वोट मिली है, अब किस पार्टी की सरकार बन सकती है। यही होता है एग्जिट पोल, अगर इसे आसान भाषा में देखा जाए। दूसरा है चुनावी खर्च पर सीलिंग। लोकसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख कर दी गई, वहीं छोटे लाख में 28 लाख कर दिया गया है। और जो दिल्ली है और लद्दाख है, और दिल्ली के लिए भी, जो काफ़ी बड़ी विधानसभा है, उसके लिए भी 70 लाख का ही वो किया गया है। पैसे मतलब कितना खर्च होगा उसके लिए बताया गया है। अगर आप तीसरी बात करें और क्या क्या चुनाव सुधार हुए हैं 2000 के बाद, तो हम बात करें पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान। सरकारी कर्मचारी और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमति के बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति। विदेश में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है जिन्होंने किसी देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में है, क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो, तो वो चुनाव मतलब वोट दे सकते हैं। और फिर चौथा है जागरूकता और प्रसार। युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। यह सिलसिला 2001 जैसे शुरू हुआ और आपको पता ही है कि मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। और सबसे बड़ा इसमें जो 2000 के बाद चुनाव आता है उससे आता है नोटा। 2013 में नोटा व्यवस्था लागू करना। नोटा एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ द एबव। मतलब कि यह व्यवस्था मतदान को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पसंद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है। पहले जब कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करता तो मतदाता को बूथ के पीठासीन अधिकारी को बताना पड़ता था कि एक रजिस्टर पर बताना पड़ता था और एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना था, लेकिन इससे मतदाता के वोट ऑफ सिलेक्ट बैलेट के अधिकार का नुकसान होता था। 27 सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा की शुरुआत करने का निर्देश दिया ताकि मतदाता सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के अधिकार का प्रयोग कर सके, लेकिन नोटा का चुनाव पर कोई परिणाम असर नहीं होता है। 2013 से 2016 के बीच हुए विभिन्न राज्यों के संघीय चुनाव में नोटा के तहत औसतन 2% वोट पड़े हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कंप्यूटरकृत डेटाबेस का निर्माण, व्यापक फोटो इंटरलेक्शन सेवा, फर्जी और डुप्लीकेट एंट्री को खत्म किया गया है। आयोग ने ऑनलाइन संचार यानी कमेंट नाम की एक प्रणाली विकसित की है, जिससे चुनाव के दिन हर मतदान केंद्र की निगरानी करना संभव हो गया है। जीपीएस का उपयोग कर मतदान की केंद्रों का अब रियल टाइम की जानकारी भी लिया जा सकती है। तो आज का जो चुनाव सुधार का हमारा टॉपिक चल रहा था आज यही समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह जो मैंने जानकारी दी चुनाव सुधार के बारे में काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। यह आप लोग का संपादकीय पत्र है। आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। भारत अमीरात की बेमिसाल जोड़ी। अमीरात में अलहन मोदी का उद्घोष और बुर्ज खलीफा पर तिरंगे की रौनक दर्शा रही है कि यह मित्रता मजबूत होकर वैश्विक वैकल्पिक नेतृत्व की भूमिका निभाएगी। अलहन मोदी कार्यक्रम अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के यूएई के अंदर आयोजित किया गया है। उसकी राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया है और अलहन मोदी का मुख्य मतलब ये कहा गया था कि यह कार्यक्रम वहाँ के जो यूएई में जो लोग गए थे प्रवास करके पैसा कमाने के लिए, जो वहाँ लोग रहते थे भारत के लोग, उनके लिए प्रोग्राम आयोजित किया था। उन्हें एक करने के लिए यह प्रोग्राम आयोजित किया गया था। एक तरह से यह मीटअप का प्रोग्राम आप लोग कह सकते हैं, अलहन मोदी कार्यक्रम। नारी शक्ति के व्यापक योगदान की महत्व। महादेवी या आदि शक्ति को इस संसार की सृजन शक्ति माना जाता है। ऐसी शक्ति जो सारे संसार को जोड़ती है, पूरी सृष्टि का संचालित करती है और नियंत्रित करती है। केंद्र सरकार
द्वारा हाल ही में प्रस्तुत अंतरिम बजट में नारी शक्ति की महत्व और अर्थव्यवस्था में उनके व्यापक योगदान को दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, सामाजिक नागरिक संहिता यानी यूसीसी के माध्यम से देश भूमि उत्तराखंड में नारी को प्रबल और पहचान दी है, जिससे सुखद परिणाम की अनुभूति बहुत जल्द पूरे देश में कर सकता है। और आपको पता ही हो कि मतलब महिलाओं को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए और ज़्यादा उन्हें मतलब समाज में और सामाजिक राजनीतिक दलों में भाग लेने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक जो संविधान के अधिनियम 122वां जो बिल पारित किया गया है ना, उसमें भी नारी को लोकसभा यानी लोकसभा राज्यसभा में 33% आरक्षण देने की बात की गई है। यह विधेयक पारित हो गया है और यह 106वां संविधान संशोधन है और 128वां बिल है, जिससे आप लोग जरूर याद रखिए, जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन को निर्यात करना होगा मुश्किल, वस्तु के उत्पादन में जंगल की कटाई संबंधित जानकारी देने के लिए नियम को लागू कर सकता है ईयू। वस्तु के पैकेट पर क्यूआर कोड से देनी होगी जानकारी, बढ़ेगी लागत। ईयू की इस महीने होने वाली बैठक में इस मामले पर की जा सकती है चर्चा। ईयू की बात करें, यूरोपीय यूनियन यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है और इसका गठन वर्ष 1993 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों के बीच मतलब जो इसके सदस्य है 27 सदस्य, उसमें राष्ट्रों के बीच शक्ति को बढ़ावा देना और एकीकृत आर्थिक और मौद्रिक प्रणाली को स्थापित करना। इस संगठन के बारे में आप लोग जरूर जानकारी रखिए। ईयू यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में हुआ था चुनाव, उसी को लेकर कुछ चल रही है बातचीत। तो आप लोग बस देखते रहिए, जो आपके परीक्षा पॉइंट से उसे आप पढ़िए। युवाओं के पास खुद को साबित करने का मौका, भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। सरफराज जुलाईवार पाटीदार पर होगी मध्यक्रम की जिम्मेदारी। भारत ने बुडापेस्ट को सौंपी शतरंज ओलंपियाड की मसाल। एफआईडीई प्रमुख संजय बोले, ओलंपियाड के भारतीय शतरंज में स्वर्णिम युग की शुरुआत की। अनुराग ने कहा, जो फैसला लिया वह सच हुआ। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी एफआईडीई की निर्णय के आधार पर बुडापेस्ट हंगरी 2024 में एफआईडीई की स्थापना के 100वें वर्षगांठ पर दुनिया के 5वें सबसे बड़े खेल का आयोजन शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा, मतलब बुडापेस्ट हंगरी, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और ये 45वें क्रम का होगा। 44वें क्रम का जो हुआ था, ये भारत ने इसे होस्ट किया था। और सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत की बात करें 1927 में इसकी स्थापना की गई थी और सबसे पहले ये भारत में खेला गया था। और पहले जो शतरंज खिलाड़ी थे हमारे भारतीय, जो पहले शतरंज खिलाड़ी थे जिन्हें मतलब शतरंज का जिसमें एक ग्रैंड मास्टर का पद होता है, वो विश्वनाथ आनंद थे। और वर्तमान में कौन है जिनकी भाई बहन की जोड़ी दोनों ग्रैंड मास्टर है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर है, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वो काफ़ी प्रसिद्ध जोड़ी भी है, जिसे भी आप लोग जरूर बताएं। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। और जो यहाँ की कुछ खबरें होती है, इससे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इराक युद्ध के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा शांति प्रदर्शन। 2003 में आज ही के दिन दुनिया भर में लगभग 800 शहरों में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने इराक युद्ध के खिलाफ शांति प्रदर्शन किया था। इराक पर हमला मत करो नारे के तहत लोगों ने प्रदर्शन किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा शांति प्रदर्शन का दर्जा भी दिया। विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी इवेला। यह आपके परीक्षा पॉइंट भी से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन करिए। 2021 में आज ही के दिन नाइजीरिया की ओकोंजा इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक चुनी गई और इसी के साथ वो विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली विश्व की पहली महिला बनी और इस पद तक पहुंचने वाली वह अफ्रीकी महिला थी। इस तक मतलब वो एक पहली अफ्रीकी महिला है। इससे पहले इवेला नाइजीरिया की वित्त मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। मेढक के शरीर में मशरूम पनपता देख वैज्ञानिक हुए हैरान। कर्नाटक के पश्चिमी तट पर तलहटी में पाया गया मेढक। इस असामान्य स्थिति के बाद भी मेढक जिंदा और सक्रिय है। यहाँ आपको मूवीज जुड़ी खबरें मिलेंगी, इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसको हम विश्लेषण कर लेते हैं।
आज का प्रश्न था, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके अपक्षरण से हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी बद्री ज्वालामुखी चट्टान। तो आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। काली मृदा, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है या काली कपास मृदा भी कहा जाता है, कपास के उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। काली मृदा के निर्माण के लिए मूल चट्टान सामग्री के साथ साथ जलवायु परिस्थितियों महत्वपूर्ण कारक हैं। काली मृदा उत्तर पश्चिम ढक्कन के पठार पर फैले ढक्कन क्षेत्र की विशिष्टता है और लावा प्रहार यानी जिसे विदर ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। ढक्कन के पठार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। काली मृदा गोदावरी एवं कृष्णा की ऊपरी क्षेत्र और उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को भी कवर करती है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को काली मृदा से जुड़ी और कपास से जुड़ी काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो आज की खबरें समाप्त होती है। धन्यवाद।